हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट टाइम हमने मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकिंग को लेकर बात की थी। आज हम बात करेंगे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। उस समय इसे एक सांविधिक और वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। इसकी सिफारिश यंग हिल्टन आयोग के द्वारा दी गई सन 1926 में। प्रारंभ में यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया। इसके बाद कुछ समय तक इसने पाकिस्तान तथा बर्मा की केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। यह शुरुआत से ही केंद्रीय बैंक था। इसका प्रमुख गवर्नर कहलाता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। पहला गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ बने, जो कि एक विदेशी थे। पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास यहाँ के प्रमुख गवर्नर हैं। ये एक स्वायत्त संस्था है, अर्थात इसके कार्यों में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यद्यपि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार आरबीआई को जनहित में निर्देश दे सकती है। आइए आगे बात करते हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में। आरबीआई का पहला कार्य होता है मुद्रा का नियमन करना। रुपए 2 और उससे अधिक मूल्य के नोट आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। रुपए 1 का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यह वैध मुद्रा होती है, अर्थात इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। आइए बात करते हैं कि नोट की प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है। भारत में नोट की प्रिंटिंग 4 स्थानों पर की जाती है। पहला नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा देवास मध्य प्रदेश में, तीसरा सालबोनी वेस्ट बंगाल में, चौथा मैसूर कर्नाटक में। उसी तरीके से सिक्के की ढुलाई भी भारत में 4 स्थानों पर होती है। पहला नोएडा, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मुंबई, चौथा हैदराबाद। मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है और यह व्यवस्था सन 1956 से अपनाई गई है। इसमें पहली आती है स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, जिसे हम गोल्ड रिजर्व सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके तहत मुद्रा के मूल्य का सोना आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। दूसरी व्यवस्था आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसके तहत मुद्रा के मूल्य का कुछ प्रतिशत सोना रिजर्व में रखना होता है, जैसे 40%। तीसरी व्यवस्था न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ की परिसंपत्तियां रिजर्व में रखनी होती है, जिसमें 115 करोड़ के सोने के सिक्के हो सकते हैं और 85 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की गई, जिसे सीबीडीसी या ई रुपीस कहा जाता है। ई रुपए 2 प्रकार के होते हैं, ई रुपए होलसेल, ई रुपए रिटेल। ई रुपए होलसेल, इसका प्रयोग बैंकों के बीच लेन देन, आरबीआई और बैंकों के बीच लेन देन आदि के लिए किया जाता है। ई रुपए रिटेल, इसका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है और व्यवसायी के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं विमुद्रीकरण की, यानी डीमोनेटाइजेशन। जब मुद्रा वैध नहीं रहती तब इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। सन 1946 में रुपए 1000 और रुपए 10,000 के नोटों को समाप्त किया गया। सन 1978 में रुपए 1000, रुपए 5000 और रुपए 10,000 के नोटों को फिर से समाप्त किया गया। और 8 नवंबर 2016 रुपए 500 व रुपए 1000 के नोटों को समाप्त किया गया। विमुद्रीकरण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सबसे पहला, काले धन को समाप्त करना, यानी ब्लैक मनी को। वह धन जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता, इसे हम ब्लैक मनी कह सकते हैं। दूसरा, जाली नोटों को समाप्त करना, यानी फेक करेंसी। तीसरा, आतंकवाद के वित्तीयन को रोकना। चौथा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, जिसमें कैश का यूज़ कम किया जाए। आइए आगे हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एक्ट 1949, यानी बैंकों की विनियामक संस्था के बारे में। भारत में बैंकिंग सेक्टर के विकास का उत्तरदायित्व आरबीआई पर है। आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था है। आरबीआई बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है।
यदि कोई बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आरबीआई उस पर कार्यवाही कर सकता है। आरबीआई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। आरबीआई लाइसेंस निरस्त भी कर सकता है। बैंकों के विनियमन के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 बनाया गया। बैंकों को पुनर्जीवित की सुविधा आरबीआई के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे सरकार का बैंकर कहते हैं। आरबीआई सरकार के आंतरिक ऋणों का प्रबंधन करती है। बाहरी ऋणों का प्रबंधन सरकार के स्वयं के द्वारा किया जाता है। अल्पकालीन ऋणों के लिए 1 ईयर से कम ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, जो कि केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। दीर्घकालीन ऋणों के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी किए जाते हैं, जो कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। सरकार के ऋण को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक यानी इंटरनल, दूसरा है बाहरी यानी एक्सटर्नल। आंतरिक का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इनको 2 तरीके से प्रबंध करता है। एक होता है शॉर्ट टर्म के रूप में, एक होता है लॉन्ग टर्म के रूप में। शॉर्ट टर्म में वो ट्रेजरी बिल जारी कर देता है और लॉन्ग टर्म में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर देता है। बाहरी प्रबंधन के बारे में बात करें तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। सरकार के ऋण प्रबंधन का कार्य बैंकिंग क्षेत्र के विकास से विरोधाभासी है, इसलिए आरबीआई से ये कार्य लिया जाएगा तथा यह कार्य लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी को दिया जाएगा, जिसे हम पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी कहते हैं। इसकी सिफारिश बी.एन. कृष्णा कमीशन के द्वारा की गई है। पीडीएमए यानी पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी में सरकार के आंतरिक तथा बाह्य ऋणों का प्रबंधन करेगी। वर्तमान में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, जो कि एक अस्थायी संस्था है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आइए आगे बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के बारे में, यानी फॉरेक्स रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मुख्य तत्व होते हैं, जिनमें पहला होता है फॉरेन करेंसी, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, चौथा होता है रिजर्व ट्रांच। अब बात करते हैं विनिमय दर का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। इसके अंदर विनिमय दर वह दर होती है जिसमें घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। इस दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, इसलिए इसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का कार्य आरबीआई के द्वारा स्वयं किया जाता है। यदि बाजार में डॉलर की आपूर्ति अधिक है तब आरबीआई के द्वारा अतिरिक्त डॉलर को खरीद लिया जाता है, तथा यदि बाजार में डॉलर की कमी है तब आरबीआई के द्वारा डॉलर की बिक्री की जाती है। आगे बात करते हैं क्षमा शोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस की सुविधा। बैंकों के बीच लेन देनों को पूरा करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलें जैसे चेक क्लियरिंग। वर्तमान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत चेक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि तैयार की जाती है। आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग लिक्विडिटी की यानी तरलता का नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मात्रात्मक उपाय, दूसरा होता है गुणात्मक उपाय। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मात्रात्मक उपायों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। इसे दंडात्मक दर या पैनल रेट भी हम कह सकते हैं। यदि कोई बैंक सीआरआर व एसएलआर का पालन नहीं करता है तब उस बैंक पर दंड कर लगाया जाता है। वर्तमान में यह एमएसएफ के बराबर होती है। एमएसएफ क्या होती है इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। आइए बात करते हैं मात्रात्मक उपाय में दूसरा पार्ट कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। इसका मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात। सभी बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास नगद में रखना होता है, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं चुकाता है। इससे बैंक सुरक्षित रहता है। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो अभी सीआरआर रेट 4% के करीब है। आइए आगे बात करते हैं वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों में भी रखना होता है। अभी इस समय एसएलआर 18% के बराबर है। और एग्जाम्पल के तौर पे एसएलआर की बात करूं तो इसमें गोल्ड आ गया,
कैश आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई, इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है। लास्ट में हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो रखने पर उसमें बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन SLR को रखने पर बैंकों को ब्याज भी मिलता है। आइए बात करते हैं अगला, तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया। इसके तहत रेपो मार्केट को विकसित किया गया। अब रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट वो होती है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। इसमें बैंक RBI के पास सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी रखता है, परंतु SLR की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्रयोग वहाँ नहीं किया जा सकता। आइए बात करते हैं अब रेपो रेट के रिवर्स रेपो रेट की। इसमें वह दर जिस पर बैंक अपने धन को RBI के पास जमा करवाता है, यह ब्याज दर RBI के द्वारा बैंकों को दी जाती है। यह दर रेपो रेट से कम होती है। आइए अब हम आगे बात करते हैं सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो मैं आपको पहले भी बताया। इसे 2011 में शुरू किया गया। इसके तहत RBI बैंकों को एक दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तथा ब्याज दर को MSF कहा जाता है। इसके तहत SLR की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है। इसे भी दंडात्मक दर या पैनल रेट हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की प्रक्रिया के बारे में। इसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद व बिक्री की जाती है। अब आता है LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। यह तरलता नियंत्रण लिक्विडिटी कंट्रोलिंग का एक अतिरिक्त उपाय है। इसके तहत बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए जिन पर ब्याज दर रेपो रेट के बराबर रखी गई। 1 साल से 3 साल तक के ऋण उसमें उपलब्ध करवाए गए हैं। 2 चरणों में इसे लागू किया गया। LTRO 1 के तहत 1 लाख करोड़ के ऋण दिए गए, जबकि LTRO 2 के तहत 50,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। RBI ने बैंकों को ऋण आवंटन के लक्ष्य भी दिए हैं, इसलिए इसे TLTRO के रूप में लागू किया जाता है। इस व्यवस्था का प्रयोग पहली बार यूरोप सेंट्रल बैंक के द्वारा किया गया सन 2009 में। आइए आगे बात करते हैं SDF के बारे में, यानी स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। वह ब्याज दर जिस पर बैंक के द्वारा RBI को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। यह रिजर्व रेपो रेट से भिन्न है क्योंकि RBI को किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई। तो दोस्तों, हमने बात की मात्रात्मक उपाय के कुछ प्रकारों के बारे में। उसी के साथ में हमने पढ़ा था गुणात्मक उपाय यानी क्वालिटेटिव मेजर्स। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी मार्जिन की आवश्यकता। इसका अर्थ होता है कि जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके विरुद्ध कितना ऋण दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मेरे 1 लाख की वस्तु को गिरवी रखा गया है तथा मार्जिन आवश्यकता 10% है, तब हम ऋण 90,000 रुपये का ही दे सकते हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है। मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन की, यानी उपभोक्ता साख नियमन। इसके तहत डाउन पेमेंट को बढ़ाया या कम किया जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है तब डाउन पेमेंट को बढ़ाया जाता है, और यदि मंदी की स्थिति है तब डाउन पेमेंट को कम किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं क्रेडिट रेशनिंग के बारे में। इसके तहत ऋणों की विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण कम दिए जाते हैं, जबकि निवेशकों को अधिक ऋण दिए जाते हैं। यदि मंदी की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं नैतिक दबाव यानी मोरल सुएशन की। RBI के द्वारा बैंकों पर नैतिक दबाव बनाया जाता है, महंगाई के दौरान कम ऋण देने के लिए, मंदी के दौरान अधिक ऋण देने के लिए। आगे बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन की, यानी सीधी कार्रवाई। इसके तहत RBI के द्वारा बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है। एग्जाम्पल या उदाहरण हम बात करें, देना बैंक के ऋण कार्यक्रम को रोकना इस तरीके का एक उदाहरण है। तरलता को नियंत्रित करने के लिए भी RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति में सुधार के लिए वर्ष 2013 में उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया।
आइए बात करते हैं उर्जित पटेल की। उर्जित पटेल समिति 2013 की। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं कि मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होना चाहिए। मुद्रास्फीति की दर 4% प्लस या माइनस 2% होनी चाहिए। मुद्रास्फीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति की समीक्षा 2 माह में एक बार की जानी चाहिए। महंगाई नियंत्रण में सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद 2016 में आरबीआई एक्ट में संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य होते थे, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट। इसमें अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर बनता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और उसका निर्णय मतदान से होता है। यदि पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते हैं तब आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत डालने की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि आरबीआई गवर्नर एक अतिरिक्त मत डालेगा। आरबीआई गवर्नर के पास वीटो की शक्ति नहीं होती है। यदि मौद्रिक नीति समिति लगातार 9 महीने तक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तब उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति के कारणों, समिति के प्रयासों तथा असफलता की समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है। आइए आगे बात कर बैंकिंग से जुड़ी अन्य अवधारणाएं, यानी प्रायोरिटी सेक्शन लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य है। निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। सबसे पहला कृषि यानी एग्रीकल्चर, इसमें 18% ऋण देना अनिवार्य है। लघु व सीमांत फार्मर्स को यानी किसानों को। दूसरा दुर्बल वर्ग यानी वीकर सेक्शन, इसमें 12% तक ऋण एससी, एसटी, वुमेन या माइनॉरिटी या दिव्यांग लोगों को देना कंपलसरी है। तीसरा आता है सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंडस्ट्री, इसमें 7.5% तक ऋण देना अनिवार्य है। चौथा आता है अदर सेक्टर्स यानी अन्य क्षेत्र, जिनमें आते हैं लघु व मध्यम उद्योग, निर्यातक, गृह क्षेत्र यानी शहरी या ग्रामीण, शिक्षा, कच्ची बस्ती, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनीकरण के ऊर्जा के कार्य या स्टार्टअप्स। इन्हीं सब में भी बैंकों को ऋण देना अनिवार्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए पीएसएल का लक्ष्य 7.5% है। शहरी और सरकारी बैंकों के लिए 2024 तक पीएसएल लक्ष्य बढ़ाकर 75% किया जाएगा। पीएसएल प्रमाण पत्र, यदि कोई बैंक लक्ष्य से अधिक ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देता है तब वह पीएसएल प्रमाण पत्र जारी कर सकता है तथा जो बैंक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है वह इस प्रमाण पत्र को खरीद सकता है। इस व्यवस्था की शुरुआत 2016 में की गई। इसकी वैधता 1 वित्तीय वर्ष की होती है। 4 प्रकार के पीएसएल सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिनमें पहला एग्रीकल्चर पीएसएल सर्टिफिकेट, दूसरा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पीएसएल सर्टिफिकेट, तीसरा माइक्रो इंडस्ट्री पीएसएल सर्टिफिकेट, चौथा कॉमन पीएसएल सर्टिफिकेट। पीएसएल प्रमाण पत्रों की खरीद पर बिक्री ई कुबेर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। यह एक आरबीआई का सॉफ्टवेयर है। आइए आगे बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, जिसे हम CAR भी बोलते हैं, यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना होता है, जिसे हम CAR बोलते हैं। इसमें CAR सामान्य अर्थों में जोखिम मुक्त क्षेत्र को जितना ऋण दिया जाता है उसका कुछ प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना अनिवार्य है। इस अवधारणा को बेसल मानकों के आधार पर अपनाया जाता है। ये मानक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के बारे में। इनकी स्थापना 1930 में बेसल स्विट्जरलैंड में हुई, जिसमें इसका मुख्यालय भी है। यह केंद्रीय बैंकों की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करवाना तथा बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जारी करता है, जिनको बेसल मानक कहा जाता है। अब तक 3 बार बेसल मानक जारी किए जा चुके हैं।
जिसमें बेसल 1 1988 में जारी किया गया, बेसल 2 सन 2004 में जारी किया गया और बेसल 3 सन 2010 में जारी किया। वर्तमान में बेसल 3 लागू है। आरबीआई 1996 में इसका सदस्य बना। बेसल मानक बाध्यकारी नहीं है, परंतु यदि केंद्रीय बैंक चाहे तो इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है। बेसल 3 के अनुसार CAR 8% होना चाहिए। भारत में आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित CAR निर्धारित किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए यह 9% है, जबकि पब्लिक सेक्टर के लिए यह 12% है। इन नियमों को 2020 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, परंतु कोरोना के कारण इनकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। कॉल मनी मार्केट यानी याचना बाजार, दिन प्रतिदिन के लेन देन में कुछ बैंकों के पास धन का आधिक्य होता है, कुछ बैंकों के पास धन की कमी। ऐसी परिस्थिति में बैंकों के बीच फोन पर कॉल पर लेन देन किए जाते हैं, जिसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। यह लेन देन अल्पकालिक होता है। लेन देन की सभी शर्तें फ़ोन कॉल पर ही निर्धारित की जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट या कॉल रेट। यदि ऋण 1 दिन के लिए लिया गया तो उसे कॉल मनी कहा जाता है। यदि ऋण 2 से 14 दिन के लिए लिया गया तब उसे नोटिस मनी कहा जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति को जारी करते समय कॉल रेट को ध्यान में रखती है। इस दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट लंदन, यहाँ की ब्याज दरों को लिबर कहा जाता है। लिबर मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफ ऑफर रेट। भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट मुंबई है, जिसे मिबोर कहा जाता है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। सबसे पहले आता है नरसिम्हन समिति 1। गठन 1991 में हुआ। इसकी मुख्य सिफारिशें थी, भविष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए, निजी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें लाइसेंस दिया जाना चाहिए, विदेशी बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करके 51% किया जाना चाहिए। भारत में 3 प्रकार के बैंक होने चाहिए। एक होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, जिनमें 3 से 4 कम से कम बैंक होने चाहिए। दूसरा राष्ट्रीय स्तर के बैंक, जो कम से कम 8 से 10 होने चाहिए, और स्थानीय बैंक, जो कि बहुत सारे होने चाहिए। CRR SLR को कम किया जाना चाहिए। ऋण वसूली के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। सन 1993 में 29 विशेष न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए। ऋण सूचनाओं के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। वर्ष 2000 में सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके द्वारा सिविल स्कोर जारी किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं नरसिम्हन समिति द्वितीय की, जिसकी स्थापना 1988 में की गई और इसकी मुख्य सिफारिशें थी, बैंकों का विलय किया जाना चाहिए, परंतु कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों में नहीं किया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों को नैरो बैंक में परिवर्तित कर देना चाहिए। आइए बात करते हैं नैरो बैंक के बारे में। वे बैंक जो सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ऋण प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को 33% कर देनी चाहिए। बेसल मानकों को अपनाया जाना चाहिए। NBFC को आरबीआई के अधीन लाना चाहिए। DFI को बैंक में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और ऋण वसूली के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज के टॉपिक में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बैंकिंग चैप्टर को ख़त्म किया है। आगे वाले चैप्टर में हम मुद्रा आपूर्ति के बारे में बात करेंगे। बस आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे और बताइएगा कि आपको किस तरीके के पॉडकास्ट सुनना पसंद है और आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक सुना, इसके लिए मैं आपको थैंक यू फिर से कहना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।